कुछ देर तक इसी तरह खामोश रहने के बाद सुहानी युवराज को देखकर कहती है, आज हमें वो धागा खोलना है। मुझे याद है, युवराज का जवाब आता है। फिर वो कुछ देर रुककर आगे कहता है, मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें वहाँ नहीं आना चाहिए। मैं ही उस धागे को खोल दूंगा। सुहानी युवराज की बात से असहमत होकर कहती है, नहीं, मैं भी वहाँ जाऊंगी। क्या युवराज और सुहानी सृष्टि को आजाद कर पाएंगे या पड़ जाएंगे किसी नई मुसीबत में? आखिर क्या हुआ था उस जर्नलिस्ट को? युवराज सुहानी को रोकने की कोशिश नहीं करता है। वो समझ चुका था कि सुहानी उसके रोकने से रुकने वाली नहीं है। युवराज देखता है कि सुहानी काफी परेशान थी। क्या हुआ? तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या ये सच है या मेरी इमेजिनेशन है? कभी लगता है कि सृष्टि सच में है और वो मुझसे बात करना चाहती है, लेकिन कभी कभी लगता है कि मेरा दिमाग ही ये कहानियां बना रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि सृष्टि सच में उस पेड़ में कैद है या ये सब मेरा वहम है। अगर तुम श्योर नहीं हो तो फिर वो धागा क्यों खोलना चाहती हो? मैं बस ये अपने मन की तसल्ली के लिए करना चाहती हूँ। पिछले 1 महीने से मैं रोज सृष्टि की आवाजें सुनती हूँ और वो मुझसे मदद मांगती है। अगर सृष्टि सच में है तो मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, और यदि ये मेरा वहम है तो मैं खुद को इससे आजाद करना चाहती हूँ। युवराज आगे कुछ नहीं कहता। कुछ ही देर में वो तीनों हॉस्टल पहुंच जाते हैं। हॉस्टल वाले निशा को अंदर ले जाते हैं। थैंक यू युवराज सर। मैं तुम्हें 11:30 बजे पिक कर लूंगा। जवाब में सुहानी अपना सर हिला देती है और युवराज वहां से चला जाता है। कार में बैठने के बाद युवराज अपने मोबाइल से किसी को कॉल करता है। सुहानी शर्मा नाम है उस लड़की का। कल सुबह उस लड़की की नींद नहीं खुलनी चाहिए। ये कहकर युवराज कॉल कट कर देता है। 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। इस अंधेरी रात में वो बरगद का पेड़ बहुत ही भयानक दिख रहा था। सुहानी अब तक कॉलेज नहीं पहुंची थी। युवराज उस पेड़ के सामने था और उस लाल धागे को खोलने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी उसके कदम रुक जाते हैं। युवराज के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। वो अपने सामने देखता है तो वो साया युवराज के सामने जमीन से कुछ ऊपर हवा में था। वो साया काले धुएं की तरह था, जिसकी शेप किसी इंसान के जैसी थी। उस घने अंधेरे के बीच वो साया बहुत ही भयानक दिख रहा था। उस साये से एक घुर्राती हुई आवाज आती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे टकराने के बारे में सोचने लगे। युवराज बिना कुछ कहे अपना रास्ता बदल लेता है और तेजी से उस पेड़ की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो काला साया फिर से पेड़ और युवराज के बीच आ जाता है। ये देखकर युवराज गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस लेता है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इसे मुझसे नहीं बचा सकते। तुमने इसे मार डाला, अब तो इसे आजाद कर दो। तुम जानते हो ऐसा नहीं हो सकता। उस साये के ऐसा कहते ही युवराज फिर से उस पेड़ की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अब वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। बहुत कोशिश करने पर भी वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। अगले ही पल युवराज की बॉडी हवा में उठने लगती है। वो लगभग 15 से 17 फीट ऊंचाई पर हवा में चला जाता है। वो साया युवराज के बिल्कुल पास आकर कहता है, क्या अब भी तुम उस लड़की की आत्मा को आजाद करना चाहते हो? हाँ, और मैं उसे आजाद करके ही रहूंगा। युवराज के चेहरे पर डर के कोई भी भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं है। युवराज के ऐसा कहते ही वो जोर से जमीन पर गिर जाता है। उस साये ने युवराज को नीचे पटक दिया था। युवराज फौरन उठ जाता है और फिर से उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! युवराज की हिम्मत देखकर उस साये का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। युवराज फिर से हवा में ऊपर उठता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। इससे पहले कि युवराज उठकर खड़ा हो पाता, उसका दाहिना पैर हवा में उठता है और उसकी बॉडी जमीन में घसीटते हुए उस पेड़ से दूर जाने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति युवराज का पैर पकड़कर उसे वहां से ले जा रही है। वो साया हवा में आगे बढ़ रहा था और युवराज घसीटते हुए उसके पीछे जा रहा था। कुछ ही देर में साया युवराज को पुराने रोड पर ले आता है। युवराज वहां से जाने की कोशिश कर रहा था। कभी वो भागते हुए गिर जाता, कभी हवा में उठाकर पटक दिया जाता, तो कभी उसके रास्ते में पेड़ गिर जाता।
युवराज के बहुत कोशिश करने के बाद भी वो साया उसे वहाँ से जाने नहीं देता और उलझाए रखता है। वो युवराज को बस कुछ वक्त तक वहीं रोक कर रखना चाहता था और यही कहते हुए काफ़ी वक्त बीत जाता है। वो साया एक बार फिर से युवराज को हवा में उठाकर दूर फेंक देता है। युवराज एक बड़े से पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। तभी युवराज की रिस्ट वॉच का अलार्म बजता है। वो अपनी घड़ी देखता है और उसकी सांसें जैसे रुक सी जाती हैं। रात के 1 बज गए थे। वो वक्त जा चुका है जब तुम उसे आजाद कर सकते थे। अब ये रात 1 साल बाद आएगी। युवराज नफरत भरी निगाहों से उस साए को देखता है। उस लड़की को आजाद करने के लिए 1 साल बाद फिर से कोशिश करना। ये कहकर साया हवा में ही गायब हो जाता है। साए के जाने के बाद युवराज गुस्से में जोर से चीखता है। उसके चीखने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज जाती है। इस वक्त उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो सृष्टि की कोई मदद नहीं कर पाया था। अगली सुबह युवराज आंखों में उदासी लिए उस पेड़ के सामने खड़ा था। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं और मन में सिर्फ दुख और पछतावा था। लेकिन आज वहाँ युवराज को कुछ अजीब सा लग रहा था। आज वो सृष्टि की मौजूदगी महसूस ही नहीं कर पा रहा था और ना ही उसे सृष्टि की कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। युवराज उस पेड़ को गौर से देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। उस पेड़ पर वो लाल धागा भी नहीं था। वो धागा कहाँ है? पेड़ पर धागा ना देखकर युवराज ये तो समझ जाता है कि सृष्टि अब मुक्त हो गई थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि कैसे। युवराज हैरानी से उस पेड़ की ओर ही देख रहा था। तभी उसे पीछे से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वो धागा मैंने खोला है। युवराज पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ सुहानी खड़ी थी। सुहानी को देखकर वो चौंक जाता है। सुहानी चलकर युवराज के पास आती है। युवराज सर, कल रात आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? मैंने काफी टाइम तक आपका वेट किया। फिर जब आप नहीं आए तो मैंने खुद ही यहाँ आकर वो लाल धागा खोल लिया। युवराज इस वक्त इतना हैरान था कि कुछ कह ही नहीं पा रहा था। मुझे लगता है कि सृष्टि की आवाज, उसका सपना, ये सब मेरा वहम था। अगर वो सब सच होता तो कल रात में इतनी आसानी से वो धागा नहीं खोल पाती। शायद मैं सृष्टि की स्टोरी में इतना खो गई थी कि वो सब मुझे दिखाई और सुनाई देने लगा था। कल धागा खोलने के बाद मुझे अच्छी नींद आई और मुझे कोई सपना भी नहीं आया। युवराज खामोशी से सुहानी की सारी बातें सुन रहा था। उसके मन में इस समय यही सवाल चल रहा था कि कल नींद की दवा खाने के बाद भी सुहानी वहाँ कैसे पहुँच गई? अब निशा कैसी है? क्या उसे होश आया? हाँ, कल रात को उसे होश आया तो था। वो कुछ अजीब सी बातें कर रही थी। फिर वो मेरा खाना खा गई और फिर से सो गई। उसके बाद अब तक नहीं उठी है। सुहानी की बात सुनकर युवराज को सब कुछ समझ आ जाता है। सुहानी के खाने में नींद की दवा मिलाई गई थी जिसे निशा ने खा लिया था। कल रात सुहानी को उस साए ने इसलिए नहीं रोका क्योंकि उस वक्त वो साया युवराज के साथ उलझा हुआ था। इसका मतलब उस साए ने सुहानी को धागा खोलते हुए देखा ही नहीं था और अब सुहानी को साए से कोई खतरा नहीं था। युवराज इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। युवराज सर, आपने बताया नहीं, कल रात आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? युवराज होश में आता है। कल रात मैं सो गया था। आई एम सॉरी। सुहानी बस कहती है और वहां से चली जाती है। सुहानी को लग रहा था कि सृष्टि की आवाज़ उसका वहम था और युवराज उसकी ये गलतफहमी बनी रहने देना चाहता था। अगली सुबह सुहानी, निशा और विवेक कॉलेज कैंपस में खड़े बातें कर रहे थे। तभी एक बड़ी सी ब्लैक कार वहां आकर रुकती है और पद्मिनी सिंघानिया बाहर निकलती है। सभी की नज़र उस पर चली जाती है। उस कार के दूसरी तरफ से लगभग 55 साल का एक आदमी बाहर निकलता है और वो दोनों कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। निशा, पद्मिनी सिंघानिया के साथ वो आदमी कौन थे? वो युवराज दीवान के डैड मिस्टर यशवंत दीवान हैं। वो और पद्मिनी हमारे कॉलेज के ओनर हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मिस्टर यशवंत दीवान और पद्मिनी का अफेयर चल रहा है। सुहानी बस हैरानी से निशा की बातें सुन रही थी। तुम्हें पता है यशवंत दीवान के बारे में एक बहुत फेमस स्टोरी है। कैसी स्टोरी? यहाँ के लोग कहते हैं कि कुछ सालों पहले यशवंत दीवान बहुत गरीब हुआ करते थे। उन्हें विशिंग वेल से ये सब मिला है। क्या सच में? यहाँ के लोग तो यही कहते हैं। और युवराज सर की मम्मी? मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये बातें चल ही रही थीं, तभी एक स्टूडेंट भागते हुए कॉलेज कैंपस में आता है और बाकी स्टूडेंट से कहता है, अरे पता है, कल रात पुराने रोड पर रोशन का मर्डर हो गया है।
उस स्टूडेंट की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। निशा, सुहानी और विवेक भी उस स्टूडेंट की बात सुनकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। कल फिर पुरानी रोड पर मर्डर हुआ है और आज फिर पद्मिनी सिंघानिया कॉलेज आई है। तो क्या सच में इन मौतों और पद्मिनी सिंघानिया के बीच कोई कनेक्शन है? वो तीनों आंखें फाड़कर एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ देर बाद निशा, विवेक और सुहानी कॉलेज कैंटीन में बैठे थे। उनके सामने प्लेट में चीज सैंडविच रखा हुआ था, जो निशा का फेवरेट था, लेकिन किसी से कुछ भी खाया नहीं जा रहा था। तीनों खामोशी से बैठकर कुछ सोच रहे थे। आज पूरे कॉलेज का माहौल कुछ ऐसा ही था। रोशन कॉलेज का 10वां स्टूडेंट था जिसकी मौत उस विशिंग वेल के पास हुई थी। उन तीनों के बीच की खामोशी को तोड़ते हुए विवेक कहता है, यार अब तो मुझे भी लगने लगा है कि पद्मिनी मैम का इन मर्डर से कुछ कनेक्शन है। सुहानी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। किसके ख्यालों में खोई हो? युवराज सर के? विवेक की बात सुनकर निशा चौंक जाती है। सुहानी तो उस आदमी के ख्यालों में क्यों खोई हुई है? निशा का सवाल सुनकर सुहानी हड़बड़ा जाती है और विवेक को भी एहसास होता है कि उसे निशा के सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। निशा, तुम्हें याद है जर्नलिस्ट सीमा जी ने हमसे क्या कहा था? सुहानी की बात पर निशा अपना सिर खुजलाते हुए अपने दिमाग पर जोर देती है। हाँ, याद आया। उन्होंने कहा था कि शिमला के कुछ बड़े लोग हैं जो सृष्टि मर्डर केस को दबाना चाहते हैं। क्या सृष्टि का मर्डर हुआ था? ये सुनते ही सुहानी और निशा उसे धीरे बोलने के लिए इशारा करती हैं, तो विवेक चुप हो जाता है। सीमा जी जब उन लोगों का नाम बता रही थी तो उन्होंने एक वर्ड कहा था और तभी उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तुम्हें याद है उन्होंने क्या कहा था? सुहानी का सवाल सुनकर निशा फिर से अपने दिमाग पर जोर देती है। ओह शिट, कहीं वो पद्मिनी सिंघानिया तो नहीं कहना चाह रही थी? हो सकता है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि सृष्टि सुसाइड केस को पद्मिनी सिंघानिया दबाना चाहती थी? लेकिन क्यों? क्या सुहानी फिर से किसी मुसीबत में पड़ जाएगी? क्या सच में वो पद्मिनी सिंघानिया ही थी? और क्या विशिंग वेल के पास हो रही मौतों का पद्मिनी से कोई ताल्लुक था? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।